10वें दम में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। 10वें दम में क्या कुछ खास होने वाला है आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले बात करने वाले हैं माफिया मुख्तार अंसारी के द एंड की। आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी से नेता बने माफिया मुख्तार का आखिरकार आज अंत हुआ, उसके साम्राज्य का अंत हुआ। लेकिन मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी, उसकी अकड़ नहीं गई। आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों अफजाल अंसारी जिलाधिकारी के साथ तू मैं करता हुआ नजर आया। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शराब घोटाले को लेकर फंसे दिल्ली के एक और मंत्री की, जो कि अब ईडी के रडार पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले ही ईडी के शिकंजे में हैं। सवाल यही है कि क्या अब अगला नंबर आपके मंत्री कैलाश गहलोत का लगने वाला है। और सबसे आखिर में हम बात करने वाले हैं मिसेस केजरीवाल और मिसेस सोरेन की हुई मुलाकात की। दोनों के ही पति भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में ईडी के शिकंजे में हैं, कटघरे के पीछे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि सियासी गलियारे में मुलाकात के बाद लगातार कई अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माफिया मुख्तार अंसारी की। अपराधी माफिया या रॉबिन हुड, या कुछ लोग उसे मसीहा भी कहते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली। लेकिन हकीकत यही है कि माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके अपराध करने का तरीका या फिर जिसका डर या कहा जाए जिसका आतंक उत्तर प्रदेश में एक समय में चरम पर था, उसके साम्राज्य का अंत होता है। लेकिन आपको बता दें कि उसके जनाजे के वक्त में उसका भाई अफजाल अंसारी पूरी तरीके से बौखलाया हुआ नजर आया। नारेबाजी को लेकर जब जिलाधिकारी ने रोकने की कोशिश की तो वो जिलाधिकारी से ही बहसबाजी करता हुआ दिखाई दिया। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। उनको जहर दे करके मारा गया। एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की टेरर स्टोरी का दी एंड हो गया है। अपराधी से नेता बने मुख्तार अंसारी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। माफिया मुख्तार के शव को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद के काली कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। माफिया मुख्तार के शव को शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे सुपुर्दे खाक किया गया। करीब 30,000 लोग गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुए। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में उसके भाई अफजाल अंसारी, छोटा बेटा उमर अंसारी और परिवार के दूसरे लोग भी शामिल थे। लेकिन वांटेड और फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी पति मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देख तक नहीं पाई। वहीं कासगंज जेल में बंद बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी अपने गैंगस्टर पिता मुख्तार की मिट्टी और जनाजे में शामिल होना नसीब नहीं हुआ। माफिया मुख्तार के जनाजे और मिट्टी के दौरान पूरा गाजीपुर छावनी में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी ताकि कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना कर पाए। निकाल दिया 4-5 लोग मजदूर। लेकिन मुख्तार अंसारी को दफनाए जाने के बाद भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर डीएम के बीच जोरदार बहस हो गई। दरअसल गाजीपुर प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जबकि मुख्तार का परिवार इस पर सहमत नहीं था और फिर इस पर अफजाल और डीएम के बीच तीखी बहस हो गई। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ। 18 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बांदा कारागार में 28 मार्च की रात हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि उनके भाई मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया। साजिश रची गई और मुख्तार को रास्ते से हटा दिया गया। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से
हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। माफिया मुख्तार की मौत पर अपना वोट बैंक देख रहा है। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी का आतंक था। मुख्तार पर तकरीबन 65 संगीन मुकदमे दर्ज थे। हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट NSA, गैंगस्टर एक्ट जबरन जमीन हड़पना, वसूली दबंगई से सरकारी ठेके हासिल करना, ऐसा कोई अपराध बाकी नहीं था जिसमें मुख्तार शामिल ना हो। और मुख्तार की मौत पर विपक्षी दल सियासी रोना रो रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका भी जवाब दे रही है। बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। बीजेपी पूछ रही है कि एक कुख्यात अपराधी की मौत पर विपक्ष को इतना दुख क्यों है? गैंगस्टर मुख्तार की मौत से विपक्षी क्यों बिलबिला गए हैं? मुख्तार की मौत पर विपक्षी जहां राजनीति कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार मौत मामले की जांच तेज हो गई है। बांदा के जिला जज, DM और SP ने जेल में मुख्तार अंसारी केस से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की, साथ ही पूरी जेल का मुआयना भी किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों से हर कोई वाकिफ है। AK-47 से भूनकर कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या फिर मन्ना सिंह मर्डर केस, मऊ में दंगा या फिर LMG खरीद मामला, अपराध की दुनिया में अपने आतंक से खौफ का साम्राज्य खड़ा करने वाले माफिया मुख्तार की मुख्तारी पहले ही खत्म हो गई और अब वो खुद मिल चुका है मिट्टी में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आज संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से होते हुए अब दिल्ली के परिवहन मंत्री यानी कि कैलाश गहलोत तक पहुंच चुकी है। कैलाश गहलोत दूसरे समन पर ईडी दफ्तर पहुंचे, 5 घंटे तक पूछताछ की गई और जब मीडिया के सामने आए तो वही राग अलापा कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ईडी की जद में अभी आम आदमी पार्टी के कितने नेता और मंत्री शराब घोटाले में आने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई घोटाला नहीं है। जांच होनी चाहिए, कोई घोटाला हुआ तो प्रोपेगेंडा तो हुआ नहीं। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे चल रहा है। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद इस मामले में ईडी की कस्टडी में हैं और अब केजरीवाल के एक और मंत्री कैलाश गहलोत ईडी के रडार पर हैं। दूसरे समन के बाद शनिवार को ईडी के सामने पेश हुए कैलाश गहलोत से लगभग 5 घंटे की पूछताछ हुई। हालांकि पूछताछ के बाद बाहर आए कैलाश गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से कोई घोटाला ना होने का राग अलापा। ये पार्टी का ये पूरा स्टैंड रहा है अभी तक और हमारा भी स्टैंड रहा है। कोई घोटाला उस प्रकार का नहीं है और जैसे जैसे आगे चलेगा ये बिल्कुल आप कन्विंस होते जाएंगे कि कोई घोटाला नहीं है। दरअसल शराब घोटाला मामले में पहले ही आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में हैं और अब जांच का दायरा बढ़ा तो ईडी के रडार पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी आ गए।
गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट लीक करने का आरोप है, जिसके जरिए दिल्ली में शराब घोटाले की पूरी पटकथा लिखी गई। कानूनी कार्रवाई और ईडी के लगाए गए आरोप, शराब घोटाले के तमाम गवाह, इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी का आरोप है ये सारी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ पार्टी को डराने की एक साजिश है। शराब घोटाले मामले को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया है कि हर षड्यंत्र के बाद भी वो अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से साजिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो जांच एजेंसी जहां भी उसको शंका होगी वो उनसे पूछताछ कर सकती है। जो अरविंद केजरीवाल के पाप में शामिल नहीं होगा वो बड़े आराम से इन सवालों के जवाब देगा और जांच में सहयोग करेगा। जबकि इलेक्शन है पार्लियामेंट का, ऐसे वक्त में इस तरीके की कार्रवाइयों पर पूरे दिल्ली के लोग सवाल उठाएंगे। शराब घोटाला मामले में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, सबने ईडी के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन कोर्ट की ओर से किसी को कोई राहत नहीं दी गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई में दखल देने से मना कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरी कार्रवाई को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की साजिश करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हथकंडे अपना रही है, मगर इससे कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता के दिलों पे राज करते हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। पुख्ता सबूत जो हैं वो कैलाश गहलोत जी की बातचीत में निकलेंगे और ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये पॉलिसी जो थी पब्लिक की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि शराब कारोबारी जिन्होंने ये काला धन कमाने का रास्ता निकाला था और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उन द्वारा ये पॉलिसी दी गई थी। इतना ही नहीं, आप नेता इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आपके तमाम मंत्री सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर चुकी है, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी का सामना अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बता रही है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समझ ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। जो शराब का घोटाला है, इस पे एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, और इसके सीधे तार जो आप पार्टी के प्रमुख नेताओं से जो जिस तरह से जुड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते रहे, वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ देश में लोकसभा चुनावों की बयार है, हर दल दमखम के साथ मैदान में उतर चुका है, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में बीजेपी और आप के बीच जारी घमासान बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर आज पहुंची हेमंत सोरेन की पत्नी और अब सुनीता सोरेन से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी ही गर्मजोशी के साथ में अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनका स्वागत किया, और उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और इस मुलाकात और इस तस्वीर के पीछे के मायने क्या हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी तरह एक्टिव हैं। शनिवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुलाकात झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से हुई।
कल्पना सोरेन खुद केजरीवाल के घर गई थी। कल्पना सोरेन के पहुंचने पर सुनीता केजरीवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रही हैं। कल्पना और सुनीता की मुलाकात के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों के पतियों को जेल में डाला है। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत कर एक दूसरे को हौसला दिया है। कल्पना जी आज सुनीता केजरीवाल जी से मिलने आई थी और लगभग दोनों की स्थिति ऐसी ही है कि केंद्र सरकार ने इन दोनों के जो हस्बैंड्स थे उनको जेल में डाला है और दोनों ने अपनी स्थिति एक दूसरे के साथ बातचीत की, एक दूसरे को हौसला दिया। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि जो घटना 2 महीने पहले झारखंड में हुई थी वही घटना अब दिल्ली में हुई है। मेरे पति को भी जेल भेजा गया और अब अरविंद सर को भी जेल भेज दिया गया है। हम दोनों ने मिलकर यही प्रण लिया है कि इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाना है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात अहम बताई जा रही है। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अटकलें ऐसी भी हैं कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल जनता से अपनी बात कह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली है। 24 चुनाव को लेकर क्या हिंट दे रहे हैं आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। माफिया की मौत पर आखिर मातम क्यों है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत हुई, कार्डियक अरेस्ट मौत का कारण बताया गया, लेकिन कारण के अलावा सियासत किस तरह से मौत को लेकर हावी है, आज उस पर बात होगी। मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, मुख्तार अंसारी अपराधी, क्रिमिनल, फिरौती, हत्या, रंगदारी, हर चीज में शामिल। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ऐसा लग रहा है कि सियासत को मौका मिल गया है। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सही है, गलत है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए हमदर्दी जिन शब्दों में निकलकर सामने आ रही है, उस पर सवाल है। क्या मुख्तार अंसारी की मौत में वोट नजर आ रहे हैं, इसीलिए यह हमदर्दी है? आज बात इस पर होगी। सियासी संरक्षण के दम पर मुख्तार अंसारी द डॉन मुख्तार अंसारी बन गया और इसीलिए आज सवाल पूछ रहे हैं कि वही सियासत क्या एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए मुख्तार अंसारी की मौत का इस्तेमाल कर रही है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का किस तरह से एक दबदबा था, एक तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और मुख्तार अंसारी जेल में होते हुए भी कैसे सत्ता चला रहा था, उसका एक उदाहरण आपको दूंगी और उसके बाद बताऊंगी सियासत कैसे हावी है। कभी जेल से चलता था मुख्तार का सिक्का, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जेल के अंदर से ही कैसे फैसले लेता था। गाजीपुर जेल में बंद था लेकिन वहीं से आदेश देता था। वहां जेल के अंदर उसने तालाब खुदवाया था, वहां तालाब में मनपसंद मछली खाने के लिए यह तालाब था। और न सिर्फ ये, शाम को मुख्तार जेल में एक दरबार भी लगाता था। 9 सीटों पे लड़ाई में, अरे कुल 10 सीटों पे जो पार्टी 10-11 सीटों पे लड़ाई में है, वो ये दम भर रही है कि जो हम कह रहे हैं 400 पार वाली बात, हम उससे इतना डरे हुए हैं। जो हमारे खिलाफ लड़के पूरे यूपी में जमानत जब्त, पूरे राजस्थान में जमानत जब्त, सारे गोवा में जमानत जब्त, मध्य प्रदेश में जमानत जब्त,
पूरी जमानत जब्ती करने के बाद कितना खपती बयान दे रहे हैं कि साहब उनसे डर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए जो बातें आपको कहते हैं कृपया तथ्य के आधार पे कहा करिए, तो देश की प्रबुद्ध जनता को समझ में आ सकता है। पंकज जी आप वरिष्ठ हैं और जस्मीन शाह जी तो सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित सबसे पढ़े लिखे नेता के प्रवक्ता के रूप में आए हैं, तो कम से कम इन विषयों पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आना चाहिए। कम से कम केजरीवाल जी से कहिए थोड़ा पढ़ लिख लिया करें, तब ये आप लोगों से कहा करें जाके बोल दो इतने वोट हैं, तब 90% सीटों पर जमानत जब्त हुई है। आम आदमी पार्टी आज तक विधानसभा की जितनी सीटें लड़ी है 90% में जमानत जब्त करवाई है, और कह रहे भाजपा डर रही है। जैस्मिन का जवाब आ रहा है, जैस्मिन इस काउंटर। जैस्मिन, पंकज जी आ रहा है, पंकज जी का ऑडियो ठीक कीजिए। सुधांशु जी के डेटा वहीं से आता है जैसे जहां के भाजपा के सारे ट्रोल आर्मी का डेटा आता है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। वो भूल जा रहे हैं, गुजरात का नाम नहीं लेंगे। गुजरात में क्या कहते थे कि अरे आम आदमी पार्टी तो कहीं नहीं खड़ी है, 14% वोट शेयर आया पहले चुनाव में, 5 सीट में हमारे एमएलए बने और 40 सीट पे हम नंबर 2 पे आए। और आप अपनी बात नहीं करेंगे। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, मोदी जी कहते कि आंध्र प्रदेश में सरकार बन रही है, 1 से 1 सीट में आपकी जमानत जब्त हुई। देखिए बात आज वो जमानत वगैरह वाली है ही नहीं। जब से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, वो आपके बदौलत नहीं बनी है सुधांशु जी। इतनी अक्कड़, इतना एरोगेंस ठीक नहीं है। देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि वो एक विकल्प चाहती है, एक पढ़ी लिखी ईमानदार पार्टी चाहती है। और जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी का अच्छा वोट शेयर आया, नेशनल पार्टी बनी, तब से ये कथित शराब घोटाले में ईडी, सीबीआई सब लोग को घुसा दिया भाजपा ने। मुझे खुद बताइए ऐश्वर्या जी, क्या आपके जहन में, मुझे बताइए जो ईडी बना क्यों था? ईडी बना था नारकोटिक्स और टेररिज्म से फाइट करने के लिए, ये कानून में लिखा है। अब पिछले 10 साल में एक टेररिस्ट या नारकोटिक्स या ड्रग स्मगलर आपको याद आता है जिसको ईडी ने बंद किया हो? लेकिन कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद किया है? अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। तथ्य क्या है? 0। रिकवरी क्या है? 0। लेकिन पैसा कहां गया शराब घोटाले का? भाजपा के अकाउंट में। अरे भाई तमाशा तो आपने ही तो देश का बना दिया है। ये इसका जवाब दीजिए कि शरद रेड्डी नाम के किंगपिन से आपने 55 करोड़ रुपए इस शराब आज ये जरा साफ हो जाए। इसका क्या जैस्मिन, नहीं पॉइंट टेकन, फुल फ्रेम ओनली 3। थैंक यू सुधांशु जी। आम आदमी पार्टी हर दिन इस बात को 5 अलग अलग प्रवक्ताओं से और 5 अलग अलग नेताओं से 5 अलग अलग तरीके से कहलवा रही है कि भैया 60 करोड़ रुपए आपने इन रेड्डी साहब से लिए हैं और फिर उन रेड्डी साहब को आपने बेल को ईडी ने मतलब अपोज नहीं किया, और उसी के कहने पे अरविंद केजरीवाल जेल। और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात एक तरफ है अरविंद केजरीवाल जो खुद जेल में रहना चाहते हैं, पर क्यों पूछता है भारत। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कोर्ट में, अरे मुझे रख लो रिमांड पे जितने दिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों अरविंद केजरीवाल एक तरफ खुद जेल में रहना चाहते हैं, पूछता है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ दर्शक, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी, या मैं कहूं एक कमेंट किया है, और वो कमेंट है भारत की जुडिशरी, वो प्रतिक्रिया है कि किस तरह से भारत के कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये बात कोई हल्की बात नहीं, ये बात कोई मामूली बात नहीं, ये बात ऐसी नहीं जिसको हवा में उड़ाया जा सके। इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा टू ब्राउबीट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर, देखिए इसका जो कनेक्शन है वो है कि करीबन 600 लॉयर्स ने, जिसके अंदर हरीश साल्वे जैसे, मनन कुमार मिश्रा जैसे, आदेश अग्रवाल जैसे, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार जैसे, इन सब लोगों ने चिट्ठी लिखी है, और उसका सब्जेक्ट है जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर। एक तरफ लॉयर्स कह रहे हैं जुडिशरी बचाओ, विपक्ष कह रहा है हमें बचाओ। मैं कह रहा हूं हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का इसको सिर्फ रीट्वीट करना और उस पर प्रतिक्रिया देना अपने आप में यह बताता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, और इस पे बहुत आगे पीछे बहुत हो रहा है पूरा विपक्ष। हमने देखा है, क्या इसकी इंडिकेशन यह है कि कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए
ये विपक्षी दल कोई पैतरा आजमाते हैं और क्या कोर्ट्स पर प्रेशर बनाया जा सकता है? भाई ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री। और मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, ये जो चिट्ठी है, जिस चिट्ठी का सब्जेक्ट है जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर, ये सीधा चीफ जस्टिस महोदय को लिखी गई है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को लिखी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ लिखा है कि 50 साल पहले देयर वाज अ कॉल फॉर कमिटेड जुडिशरी, द शेमलेसली want commitment from others for their selfish interests but desist from any commitment towards the nation. No wonder 140 crore Indians are rejecting them. देखिए, इसको कोई एक तरफ करके मत देखिए। बहुत सारी चीजें आज देश में हो रही है। एक तरफ जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो है अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट। अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड बार्स। अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड बार्स। वो आज कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा जेल से सरकार चल सकती है लीगली। अब कैसे है वो देखना पड़ेगा। यहां भी कोर्ट्स इन्वॉल्व है, यहां भी कोर्ट्स इन्वॉल्व है। तो सेम विपक्ष जो इल्जाम लगाता है वो यहां देख रहा है कि जो ठीक होगा कोर्ट्स उस पर बोलेंगे, जो गलत होगा उसको नहीं करेंगे। पर वहीं जो इन सब बड़े बड़े लॉयर्स ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी पे जो प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया देते हैं वो अपने आप में बहुत दूरगामी है, उसके इंपैक्ट्स बहुत दूरगामी है। और ये कौन लोग हैं, ये कौन पॉलिटिकल और प्रोफेशनल लोग हैं जो कि जुडिशरी पे प्रेशर बनाना चाहते हैं? और क्यों क्यों और क्या? मैं अभी भी पूछ रहा हूं, क्या जुडिशरी पे प्रेशर बनाया जा सकता है? ये कौन से पॉलिटिकल और प्रोफेशनल लोग हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जो जुडिशरी पे प्रेशर बनाना चाहते हैं? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन जैस्मिन शाह, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा और रेणु मित्तल, ये सब लोग मेरे साथ हैं, ये पूरा पैनल मेरे साथ है। लेकिन क्योंकि चीजों को राजनीतिक तौर पे भी आपको देखना पड़ेगा, चीजों को राजनीतिक तौर पे भी आपको देखना पड़ेगा। जैस्मिन शाह जुड़े हुए हैं। जैस्मिन, मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। बीजेपी ने 8वीं सूची जारी की। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, तो पटियाला से पंडीत कौर को टिकट। कल यूपी के मेरठ से हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, चुनावी रैलियों का करेंगे शंखनाद। रैली की तैयारी में जुटे अधिकारी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष। निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत 27 सदस्य शामिल। चाचा पशुपति पारस के यू टर्न के बीच में चिराग पासवान ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पशुपति पारस ने पोस्ट करके लिखा, हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग, पीएम मोदी जी हमारे नेता। ईडी के रडार पर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत। शराब घोटाले को लेकर 5 घंटे पूछताछ। इंडी गठबंधन के नेता बोले, झूठे केस में फंसा रही सरकार। बीजेपी बोली, भ्रष्टाचारी आए एक साथ। पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर कसा गया शिकंजा। बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में लिया। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले का आरोपी है शाहजहां शेख। दो 2024 के चुनावों के पहले चरण में अब से 20 दिनों से भी कम का समय बचा है और तैयारियां भी धरातल पर हर दल की कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की भूमि से अपने चुनावी रैलियों का शंखनाद करने वाले हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में इंडी गठबंधन के जुड़े हुए तमाम जो दल हैं वो भी हुंकार भरने का दावा कर रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी
आप कह सकते हैं ये इम्तिहान हो गई, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस रैली को हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है। 27 पार्टियों के नेताओं का दिल्ली में महाजुटान हो रहा है, लेकिन मुद्दा अब तक फाइनल नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी इसे केजरीवाल बचाओ मुहिम करार दे रही है, तो कांग्रेस मोदी हटाओ का प्लान बना रही है। उधर मोदी 80 जिताओ के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ यूपी के मेरठ के मैदान से ताल ठोकने उतर रहे हैं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। दोनों ही साइड के अपने अपने एजेंडे हैं, मगर टीम मोदी सब कुछ तय कर आगे बढ़ रही है। तो विपक्ष में रैली के नाम पर आंतरिक सियासत होने लगी है, क्योंकि रैली के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव नजर आ रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा आम आदमी पार्टी बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि ये व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए रैली की जा रही है। दोनों ही पार्टी रैली को सियासी तौर पर भुनाने में लगे हैं। विपक्षी रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लीड लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को रैली में झंडे लेकर बुला रही है और मंच के सबसे करीब बैठने की नसीहत दे रही है। यानी किसी भी तरह से गठबंधन में कांग्रेस बनाम आप के बीच अब वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप कह सकते हैं ये इम्तिहान हो गई, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस रैली को हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद पहली बार दिल्ली में विपक्ष एकजुट होगा, तो इस बीच चर्चा है कि मिसेस केजरीवाल की लॉन्चिंग हो सकती है, यानी उन्हें सियासी तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता की ताजपोशी की तैयारियां हो रही हैं। इंडी की साझा रैली में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। विपक्ष के मंच पर सुनीता केजरीवाल भी नजर आ सकती हैं। पहली बार सियासी मंच पर सुनीता केजरीवाल नजर आएंगी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी सियासत में एंट्री हो सकती है। आम आदमी पार्टी को लीड कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम सबसे आगे है और केजरीवाल की सीट से वो 2 बार संबोधित भी कर चुकी हैं। अगर केजरीवाल की रिमांड बढ़ी तो फिर सुनीता को आगे आना ही होगा, क्योंकि बिना नेतृत्व के आम आदमी पार्टी को 24 के चुनावी रण में सियासी नुकसान होगा और इसी नुकसान को फायदे में तब्दील करने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसीलिए रैली से एक दिन पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की दिल्ली में मुलाकात हुई। दोनों की गले मिलते हुए तस्वीर सामने आई, जिसके बाद कल्पना सोरेन ने समर्थन का ऐलान करने के साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। आज वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं रामलीला मैदान में और वो बचाव में आ रहे हैं केजरीवाल जी के। ये हालत हो गई है, ये लानत मैं भेजती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जरूरत पड़ रही है उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों की जिनको वो गाली बकते थे, कोसते थे। दिल्ली की सत्ता के लिए क्या बीजेपी बनाम आप की जंग तेज होने वाली है? क्योंकि केजरीवाल के अंदर जाते ही आम आदमी पार्टी लड़खड़ाने लगी तो बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार करवाया है, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर लोगों में आक्रोश है। एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ कल 10 बजे यहाँ रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो बेबुनियाद साजिशन सियासी गिरफ्तारी हुई है, उससे पूरा देश आंदोलित है, परेशान है।
भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही से परेशान है। और ऐसे तमाम लोग जिनकी इस बात में आस्था है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहने से देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, वे तमाम लोग कल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला मैदान पर 10 बजे इकट्ठा हो रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये किसी पार्टी, किसी संगठन से ज़्यादा देश को चाहने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी के कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूँ, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। दिल्ली से लेकर लड़ाई देश भर में है। ऐसे में मोदी को हटाने के लिए दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेता जुटेंगे तो यूपी से मोदी चुनावी मिशन का आगाज करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद मोदी मेरठ में भव्य रैली कर अपने प्रचार अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए काफी शुभ मानते हैं, इसीलिए तो साल 2014 हो या 2017, 2019 हो या फिर 2022, हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत करते हैं। इस बार बीजेपी ने टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल को मेरठ से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में मोदी भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी और योगी की जोड़ी मैदान में उतर रही है। ऐसे में पीएम मोदी के मंच पर योगी के साथ ही आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एक मत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मेरठ में बड़ा सियासी आयोजन है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होंगे, तभी तो एडीजी, आईजी, एसएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 15 सीओ तैनात रहेंगे। वहीं 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहेंगे। सभा स्थल को छोड़कर पूरे मेरठ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई जा रही है, तो वहीं हवाई निरीक्षण भी किया जाएगा। सभा स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए यूपी को सबसे अहम मानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी से आती हैं और सियासी गलियारों में भी ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर गुजरता है। मगर लालू के लाल ने जो दावा किया है वो हालात से बिल्कुल उलट है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं, जिस हिसाब से तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा। तेजस्वी बीजेपी को रोकने का दावा कर रहे हैं, मगर अपने बिहार में हालात संभल नहीं पा रहे, क्योंकि पूर्णिया सीट को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। लालू के बीमा भारती को टिकट देने के बाद से कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने भी 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से ही नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी में क्या टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो टक्कर सामने हो रही है। उद्धव के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुंबई में फ्रेंडली फाइट का ऐलान कर सनसनी मचा दी है। 4 जो विवादित सीटें हैं, इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए। मैंने सुना ऐसा कोई प्रस्ताव पार्टी के नेतृत्व की तरफ से आया है। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़े उतरे। प्रस्तावित है, जनता ने कहा कि 2 को आप करिए, तो वो प्रस्तावित तो है ही, उसमें क्या बहस। जनता ने कहा है 2 तारीख को करिए। पप्पू यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, उनको भी छत्रप ने टिकट नहीं दिया। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है। हर पार्टी के अपने दावे हैं, सब अपने खेमे में सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं, मगर दावों के उलट फैसला जनता को करना है, जिसका ट्रेलर मेरठ से दिल्ली के सियासी शो में नजर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बात माफिया मुख्तार अंसारी की करेंगे। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी का माफिया राज आज पूरी तरीके से खत्म हुआ, लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की अकड़ अभी भी नहीं गई। आज जब माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, जनाजे के वक्त में तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। जब डीएम की ओर से इस नारेबाजी को अनैतिक बताया गया, धारा 144 लागू की गई थी और यहां तक कि आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसे लेकर जब विरोध किया गया तो पूरी तरीके से अफजाल अंसारी गुस्से में नजर आए और जिलाधिकारी के साथ में तू मैं करते हुए भी दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। उनको जहर दे करके मारा गया। एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की टेरर स्टोरी का दी एंड हो गया है। अपराधी से नेता बने मुख्तार अंसारी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। माफिया मुख्तार के शव को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद के काली कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। माफिया मुख्तार के शव को शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे सुपुर्दे खाक किया गया। करीब 30,000 लोग गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुए। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में उसके भाई अफजाल अंसारी, छोटा बेटा उमर अंसारी और परिवार के दूसरे लोग भी शामिल थे। लेकिन वांटेड और फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी पति मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देख तक नहीं पाई। वहीं कासगंज जेल में बंद बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी अपने गैंगस्टर पिता मुख्तार की मिट्टी और जनाजे में शामिल होना नसीब नहीं हुआ। माफिया मुख्तार के जनाजे और मिट्टी के दौरान पूरा गाजीपुर छावनी में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी ताकि कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना कर पाए। निकाल दिया 4-5 लोग मजदूर। लेकिन मुख्तार अंसारी को दफनाए जाने के बाद भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर डीएम के बीच जोरदार बहस हो गई। दरअसल गाजीपुर प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जबकि मुख्तार का परिवार इस पर सहमत नहीं था और फिर इस पर अफजाल और डीएम के बीच तीखी बहस हो गई। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ। 18 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बांदा कारागार में 28 मार्च की रात हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि उनके भाई मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया। साजिश रची गई और मुख्तार को रास्ते से हटा दिया गया। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। माफिया मुख्तार की मौत पर अपना वोट बैंक देख रहा है। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी का आतंक था। मुख्तार पर तकरीबन 65 संगीन मुकदमे दर्ज थे।
हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट एनएसए, गैंगस्टर एक्ट जबरन जमीन हड़पना, वसूली दबंगई से सरकारी ठेके हासिल करना, ऐसा कोई अपराध बाकी नहीं था जिसमें मुख्तार शामिल ना हो। और मुख्तार की मौत पर विपक्षी दल सियासी रोना रो रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका भी जवाब दे रही है। बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। बीजेपी पूछ रही है कि एक कुख्यात अपराधी की मौत पर विपक्ष को इतना दुख क्यों है? गैंगस्टर मुख्तार की मौत से विपक्षी क्यों बिलबिला गए हैं? मुख्तार की मौत पर विपक्षी जहां राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार मौत मामले की जांच तेज हो गई है। बांदा के जिला जज, डीएम और एसपी ने जेल में मुख्तार अंसारी केस से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की, साथ ही पूरी जेल का मुआयना भी किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों से हर वाकिफ वाकिफ है। AK-47 से भूनकर कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या फिर मन्ना सिंह मर्डर केस, मऊ में दंगा या फिर LMG खरीद मामला, अपराध की दुनिया में अपने आतंक से खौफ का साम्राज्य खड़ा करने वाले माफिया मुख्तार की मुख्तारी पहले ही खत्म हो गई और अब वो खुद मिल चुका है मिट्टी में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से जहां संजीव बालियान के काफिले पर हमला बोला गया है, मुजफ्फरनगर के खतौली में काफिले पर हमला किया गया। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने इस काफिले पर हमला बोला है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं संजीव बालियान और हमलावरों ने गाड़ी पर हमला किया, पथराव किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जनसभा के दौरान बताया जा रहा है कि नारेबाजी भी की गई थी। हालांकि घटना की जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। कांच टूटा हुआ गाड़ियों का दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर की पुलिस लगातार इस पथराव के पीछे किन लोगों का हाथ है, उन्हें ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। और आपको यह भी बता दें कि जिस समय सभा में मौजूद थे संजीव बालियान, उस समय नारेबाजी भी जमकर की गई थी जनसभा के दौरान और घटना की जांच पड़ताल करने में मुजफ्फरनगर की पुलिस जुट गई है। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो अपने घर जा रहे हैं। पार्टी को बात करेंगे। ठीक है, आप ठीक हो ना? कितने लोगों लगी चोट? कहीं के लगी, तो मरी कोई बात नहीं। बिहार की पूर्णिया सीट पर सियासी तकरार से इंडी गठबंधन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच पप्पू यादव ने इसी सियासी तकरार को लेकर क्या हिंट दिया है, आगे आपको बताएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। पर सवाल नहीं है, मेरा सवाल फिर वही है कि आप किसके लिए ये कह रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा मिसप्लेस्ड रिस्पेक्ट। आज के दिन आप मुख्तार अंसारी के लिए जो सम्मान दिखा रहे हैं, क्या वो उस सम्मान के लायक है? सुचारता जी, दो पक्ष यहाँ पर साफ दिखता है। एक पक्ष है कानूनी पक्ष, जो कानून अपना काम करता है। कोई भी व्यक्ति जो जगत में है, जिस रूप में है, कानून अपना काम करता है। एक पक्ष है संवेदना का। जब आदमी दुनिया को छोड़ देता है तो मृत आत्मा के प्रति एक संवेदना होता है कि भाई जो गए उनको भगवान कम से कम मुकाम पर रखे। ये लोग कहते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। ये सत्य है कि वो एक जनप्रतिनिधि थे, पर दूसरा पक्ष ये है कि उनके ऊपर जो आरोप थे, उन सभी आरोपों पर अपना कानूनी जो प्रक्रियाएं थी वो चल रही थी। इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह के भाव प्रकट किए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता किसी अपराधी के महिमा मंडन की कोई बात आ रही है। एक मृत जो एक पक्ष है जो था वो चला गया, दूसरा पक्ष है उसकी आत्मा। उसके प्रति अगर किसी की संवेदना है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में किसी ऐसे